नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूं देश की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की पहली खबर। एयरटेल कंपनी 1 GB डाटा के लिए ग्राहकों से 100 रुपये वसूल सकती है। वहीं एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने बताई इसकी वजह। आखिर क्यों एयरटेल कंपनी डाटा का रेट बढ़ा रही है और क्या वजह हो सकती है, जानेंगे हम खबरों के आगे। दूसरी खबर जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि आप सबों के लिए बेहद जरूरी होने वाली है। दोस्तों, कोरोना काल में पैसे की जरूरत पड़ने पर ले सकते होम लोन, टॉप अप पर्सनल और गोल्ड लोन से भी कम ब्याज दर पर मिल सकती है। ज्यादा कर्ज कैसे मिलेगा कम ब्याज दरों पर, आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। तीसरी बड़ी खबर क्या है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तीसरी बड़ी खबर, चीन से नजदीकियों का खामियाजा भुगत रहा है नेपाल। रिपोर्ट में जो सामने आई है वो आप सबों को आगे मैं बताऊंगा। चौथी खबर जो की बेहद ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, सरकार ने फिर बढ़ाई ड्राइविंग लाइसेंस और RC की वैधता। ड्राइविंग लाइसेंस और RC की वैधता कब तक बढ़ाई है सरकार ने, जानने के लिए हमारे वीडियो के साथ बने रहें। वहीं दोस्तों, पांचवी बड़ी खबर, दीपावली में सस्ते हो सकते हैं 2 व्हीलर, GST घटाने की तैयारी में सरकार। देखिए क्या बोली है वित्त मंत्री। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सबों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी बड़ी खबर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें, और साथ ही साथ बगल में बनी नन्ही सी बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप सबों को हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों, आप सब अपनी राय कमेंट में लिखना ना भूलें, साथ ही साथ अपने दोस्तों और साथ वालों को शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पहली खबर को। दोस्तों, आखिर क्यों एयरटेल कंपनी डेटा का रेट बढ़ाने वाली है और क्या वजह हो सकती है, चलिए जानते हैं। भारतीय एयरटेल कंपनी के चेयरमैन सुनील मित्तल के बयान को सुनकर एयरटेल यूजर्स मायूस हो सकते हैं। दरअसल उन्होंने इस बात का संकेत दिया है कि अगले 6 महीने में मोबाइल डेटा की कीमतों में बढ़ोतरी की जा सकती है। भारतीय एंटरप्राइजेज के कार्यकारी अखिल गुप्ता के बुक लॉन्चिंग इवेंट में सुनील मित्तल ने कहा, कम कीमत पर इंटरनेट उपलब्ध कराना दूर संचार उद्योग के लिए लंबे समय तक व्यवहारिक नहीं है। अभी 160 रुपये प्रति महीने 16 GB इंटरनेट डेटा इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में आप हर महीने 1 GB डेटा के लिए 45 रुपये का पेमेंट करते हैं, तो आपका बिल जल्द ही दुगुने से अधिक 100 रुपये प्रति माह हो सकती है। इवेंट में मित्तल ने कहा कि इतनी कीमत में यूजर्स 1.6 GB इंटरनेट डाटा का इस्तेमाल करें या फिर डाटा की कीमतें बढ़ने के लिए तैयार हैं। हम नहीं चाहते कि आपको अमेरिका या यूरोप की तरह 50 से $60 यानी 3750 से 4500 रुपए खर्च करने पड़े, लेकिन एक महीने में $2 करीब 160 रुपये में 16 GB डाटा टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के लिए सही नहीं है। मित्तल ने आगे कहा कि डिजिटल सामग्री के उपभोग पर अगले 6 महीने में प्रति उपभोक्ता औसत आय 200 रुपया पार कर जाने के अनुमान है। हमें 300 रुपये ARPU की जरूरत है। इस व्यवस्था में ग्राहकों को हर महीने 100 रुपए में लिमिटेड डाटा मिलेगा। यदि ग्राहक ज्यादातर वक्त टीवी, फिल्म, इंटरटेनमेंट और दूसरी जगहों पर खर्च कर सकते हैं तो उन्हें तब ज्यादा पेमेंट करना होगा। एयरटेल के तिमाही परिणामों के मुताबिक मौजूदा फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में उसका ARPU बढ़कर 157 रुपए हो गया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे उद्योग दूर संचार सेक्टर में नहीं हैं, उन्हें भी डिजिटल होने की जरूरत है। ऐसे में अगले 5 से 6 महीने में ARPU बढ़ना चाहिए ताकि टेलीकॉम इंडस्ट्रीज व्यवहारिक बनी रहे। अब इस क्षेत्र में 2-3 कंपनियां ही बची है। अगले 6 महीने में हम 200 रुपए ARPU के स्तर को निश्चित तौर पर पार कर लेंगे। वहीं दोस्तों, मैंने दूसरी बड़ी खबर बताई थी कि कोरोना काल में पैसों की जरूरत पड़ने पर आप ले सकते हैं लोन। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, कोरोना महामारी के कारण लोगों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अपनी पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए लोग कई तरह के लोन ले रहे हैं बैंकों से। अगर आप सबों को भी कोरोना महामारी की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा है तो आप सबों के लिए यह स्कीम बहुत ही जरूरी हो सकती है। दोस्तों, कोरोना काल में पैसों की जरूरत पड़ने पर ले सकते हैं लोन। टॉप अप पर्सनल लोन और गोल्ड लोन से भी कम ब्याज पर आपको बैंक दे रही है कर्ज। दोस्तों, आगे मैं आप सबों को विस्तार से बताऊंगा। कोरोना महामारी के कारण लोगों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा है। अपनी पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए लोग गोल्ड या पर्सनल लोन ले रहे हैं, लेकिन आप बैंक से ही पर्सनल और गोल्ड लोन के मुकाबले कम ब्याज दर पर कर्ज ले सकते हैं। टॉप अप होम लोन आपको कम ब्याज दर पर पैसे उपलब्ध कराता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अगर आपने नहीं सुना है टॉप अप होम लोन, तो आज मैं आपको बताऊंगा पूरी विस्तार से क्या है टॉप अप होम लोन और क्यों बैंक दे रही है कम ब्याज दर पर इतने पैसे। दोस्तों, अगर आपने होम लोन लिया है तो आप बैंक से बात करके उस लोन पर आसानी से टॉप अप करा सकते हैं।
हैं। टॉप अप लोन की ब्याज दर होम लोन से कुछ अधिक होती है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पर्सनल लोन से काफी कम होती है। दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कि क्या है टॉप अप लोन। जिस तरह आप अपने मोबाइल फोन पे टॉप अप रिचार्ज कराते हैं और आपके फोन में बैलेंस आ जाता है, उसी तरह आप होम लोन को टॉप अप कर सकते हैं। होम लोन का टॉप अप लोन भी 30 साल की अवधि के लिए लिया जाता है। दोस्तों अगर आपने होम लोन लिया है उसके कुछ समय बाद ही आप टॉप अप लोन ले सकते हैं। दोस्तों आम तौर पर बैंक होम लोन के रीपेमेंट का पैटर्न देकर आपको टॉप अप लोन देता है। यह वास्तव में एक पर्सनल लोन की तरह है। इसे आप घर की जरूरत के लिए ले सकते हैं और दोस्तों इतना ही नहीं, अपने बजट के हिसाब से रकम ले सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस लोन का इस्तेमाल किसी भी उद्देश्य के लिए लिया जा सकता है, जैसे कि घर की मरम्मत, बच्चों की पढ़ाई, बेटी की शादी या फिर अतिरिक्त प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी लिया जा सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि होम लोन की किस्तों के साथ साथ आपको टॉप अप लोन का भी किस्त चुकाना पड़ सकता है। दोस्तों इन टॉप अप लोन का ब्याज दर बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं। वहीं दोस्तों मैंने तीसरी खबर बताई थी कि चीन से नजदीकियों का खामियाजा भुगत रहा है नेपाल। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों चीन की आदतों के बारे में कौन नहीं जानता है। इससे पहले की वीडियो में मैंने चीन के बारे में बताया था कि चीन किस तरह छोटे देशों को अपना गुलाम बनाता है। जी हाँ दोस्तों, चीन का यही रवैया छोटे देशों को गुलाम बनने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों चीन की आदत है कि वह तमाम देशों को अपने प्रभाव में लेना चाहता है और इसका खामियाजा अब नेपाल भुगत रहा है। ग्लोबल वॉच एनालिसिस की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक बीजिंग की नेपाल सरकार के सुप्रीम नेताओं से बढ़ती नजदीकियों से अब हिमालय क्षेत्र के इस देश की स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता और स्वतंत्रता पर गंभीर संदेह खड़े हो गए हैं। इस रिपोर्ट के लेखक रोलैंड जैकवार्ड के लेख में व्याख्या की गई है कि चीन की नीति है कि वो किसी भी देश को, खास तौर पर जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर है, वहाँ के नेताओं को भ्रष्ट करता है। वो ये भी विस्तार से बताता है कि चीन की रणनीतिक विस्तारवादी नीति का ताजा शिकार नेपाल है, जिसने अपनी विदेश नीति एकदम पलट गई है। दोस्तों आपको बता दूं कि पिछले साल जनवरी में जब अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे तो चीन ने इसकी निंदा की थी। उस वक्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने भी उसी तरह का बयान जारी किया था और अमेरिका और उसके दोस्त वेनेजुएला के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी देने के खिलाफ निंदा की थी। शायद ये पहली बार थी कि काठमांडू ने लैटिन अमेरिका और अमेरिकी नीति से संबंधित कोई बयान जारी किया। दोस्तों एक और चिंताजनक और ध्यान देने योग्य ताजा चलन नेपाल में ये देखने को मिल रहा है कि नेपाल में रह रहे तिब्बत के शरणार्थियों के मानवाधिकारों की हालत खराब होती जा रही है। नेपाल और तिब्बत आपस में बड़ी सीमा साझा करते हैं। करीब 20,000 तिब्बतीय शरणार्थी नेपाल में रहते हैं, जिसमें से बहुत सारे उस वक्त नेपाल आए थे जब तिब्बत पर चीनी कब्जे के बाद दलाई लामा ने 1959 में भारत में शरण ली थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में 2 मानवाधिकार समूहों वाशिंगटन के इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत और पेरिस के इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने जो रिपोर्ट जमा की है उसके मुताबिक नेपाल में जो अब नए तिब्बतीय शरण के लिए आए हैं उनको चीन रिपोर्ट करने की धमकी देने लगी है। जैकवार्ड लिखते हैं कि अब तिब्बतीय शरणार्थी को उसकी एसोसिएशन के चुनाव करवाने या फिर दलाई लामा का जन्मदिन समारोह तक मनाने से प्रतिबंध कर दिया गया है। हाँ तब भी अगर वो तिब्बत पर चीन कब्जे को लेकर कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित करते हैं। दोस्तों वही चीन से प्रभाव बढ़ाने में काठमांडू में मौजूद चीन दूतावास भी प्रमुख भूमिका निभा रहा है। नेपाल के अंदर वफादारों की फौज तैयार करने के लिए नौकरी, पैसे समेत कई तरह के लालच नेपाल के प्रमुख लोगों को दी जा रही है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं कि चीनी दूतावास ने राजन भट्टाराई को नेपाल भारत रिश्ते पर एक रिसर्च पेपर लिखने के लिए 15 लाख नेपाली रुपयों का कॉन्ट्रैक्ट दिया। राजन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं और पीएम ओली के विदेशी मामलों में सलाहकार भी हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट राजन की पत्नी गीता गौतम को दिया गया है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट पर नजर राजन रखेंगे। रोलैंड लिखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट चीन के लिए दोहरे फायदे का मामला है। एक तो इस नेपाल सरकार के सीनियर अधिकारी को वित्तीय मामलों में शामिल कर लिया गया है, दूसरे इस रिसर्च एवं नेपाल भी भारत नीति को लेकर और ज्यादा समझ विकसित होगी। भट्टाराई को नवंबर 2018 में नेपाल के प्रधानमंत्री ओली के विदेश मामलों के सलाहकार के तौर पर नियुक्ति मिली थी। दोस्तों ये तो पता नहीं कि इस नियुक्ति में चीन की कोई भूमिका थी या नहीं, लेकिन ये दिलचस्प है कि पीएम के ऑफिस में तैनाती के बावजूद भट्टाराई लगातार काठमांडू के तैनात चीनी राजनीतिक ली यांग्क्यू के संपर्क में था। दोस्तों वहीं जैकवार्ड ने अपने लेखन में लिखा था कि नेपाल के पीएम और उनके ऑफिस में तैनात सलाहकारों जिसके चीन सरकार के साथ वित्तीय लेन देन भी है, इसके रिश्ते से नेपाल सरकार की स्वयंता और निर्णय लेने की स्वतंत्रता क्षमता पर गंभीर संदेह पैदा हो सकती है। चौथी बहुत ही बड़ी खुशखबरी बताई थी कि सरकार फिर से बढ़ा रही है ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी की वैधता। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसे विस्तार से। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते
मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बार फिर आम आदमी को बहुत ही बड़ी राहत दी है। हाँ दोस्तों, सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आरसी, परमिट और फिटनेस की वैधता को बढ़ा दी है। दोस्तों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सोमवार को ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी की वैधता को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 तक के लिए कर दिया गया है। दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पहले लॉकडाउन और अब सोशल डिस्टेंसिंग के कारण सरकारी कार्यालयों में पूरी क्षमता के साथ काम नहीं हो पा रही है। इस कारण सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस समेत वाहन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट की वैधता में तीसरी बार बढ़ोतरी की है। सरकार ने सबसे पहले 30 मार्च को, इसके बाद दूसरी बार 9 जून को इस जरूरी डॉक्यूमेंट की वैधता बढ़ाई थी। यह वैधता 30 सितंबर को समाप्त हो रही है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के तहत इन डॉक्यूमेंट की वैधता तिथि को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 तक किया जा रहा है। वहीं दोस्तों, आम लोगों को राहत देते हुए मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है कि इस फैसले से देश के आम लोगों को ट्रांसपोर्ट संबंधित सेवाओं का लाभ लेने में राहत मिलेगी। मंत्रालय ने प्रवर्तन प्राधिकरणों से कहा है कि 1 फरवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 के मध्य एक्सपायर होने वाले इन डॉक्यूमेंट को वैध माने और इन पर एक्सपायर संबंधी कोई कार्रवाई न करे। वहीं दोस्तों, मैं 5वीं बड़ी खबर बताने जा रहा हूं कि अगर आप भी दीपावली या धनतेरस पे लेना चाहते हैं टू व्हीलर, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। हाँ दोस्तों, टू व्हीलर दोस्तों आम आदमी की सवारी है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस पर जीएसटी की वसूली लग्जरी गाड़ियों के हिसाब से ही होती है। दोस्तों, इंडस्ट्रीज की कोशिशों के बाद अब सरकार को इस बात का एहसास हुआ है कि टू व्हीलर पर जीएसटी की सबसे ऊंची दर ठीक नहीं है और इसे घटाया जाना चाहिए। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडस्ट्रीज के इस सुझाव के बाद अपने बयान में संकेत दिए हैं कि जीएसटी घटाने के सुझाव पर वित्त मंत्री ने कहा है कि ये वास्तव में एक अच्छा सुझाव है। इससे जीएसटी काउंसिल की बैठक में उठाया जाएगा, क्योंकि टू व्हीलर न तो विलासिता की चीज है और न ही अहितकारी सामान है। इस वक्त टू व्हीलर पर 28% जीएसटी लगता है। वित्त मंत्री ने ये बताते हुए इंडस्ट्री संगठन CII के साथ एक बातचीत के दौरान कही है। उद्योग संगठन कॉन्फिडेंस ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज CII की ओर से जारी एक बयान में बताया गया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भरोसा दिया कि इंडस्ट्रीज की ओर से दिया गया ये एक बेहतर सुझाव है, इसलिए टू व्हीलर की जीएसटी दरों में बदलाव पर विचार किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि ये बयान जीएसटी काउंसिल की 19 सितंबर को होगी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इसी बैठक में टू व्हीलर पर जीएसटी घटाने का फैसला हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फेस्टिवल सीजन में टू व्हीलर की मांग बढ़ जाएगी और बिक्री में इजाफा भी हो जाएगी। फिलहाल लॉकडाउन कोरोना वायरस संकट की वजह से टू व्हीलर की बिक्री में काफी कमी हो रही है। दोस्तों, आपको बता दूं कि पिछले साल देश में सबसे बड़े टू व्हीलर निर्माता हीरो मोटरकॉर्प ने सरकार के चरणबद्ध तरीके से जीएसटी घटाने की अपील की थी। हीरो मोटरकॉर्प ने सुझाव दिया था कि इसकी शुरुआत 1500 सीसी वाली टू व्हीलर को पहले 18% जीएसटी के स्लैब में लाया जाए। आपको बता दें कि अभी मोटरसाइकिल, पोमेड और छोटे मोटर वाली साइकिल जैसे टू व्हीलर ऊंचे जीएसटी ब्रैकेट 28 के दायरे में आते हैं। दोस्तों, वही इंडस्ट्रीज का कहना है कि टू व्हीलर आम आदमी की सवारी है। इसमें तंबाकू, सिगार, रिवॉल्वर, पिस्टल जैसे अहितकारी सामानों की कैटेगरी में कैसे रखा जा सकता है। साथ ही इसे रेसिंग कार सीरीज, एयरक्राफ्ट, यार्ड की श्रेणी में भी नहीं रखा जा सकता है, जिस पर 28% जीएसटी लगता है। धन्यवाद।